हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले एक पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश को लिखते किससे हैं, मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो अगर वो क्लास ना देखी हो तो उसको क्लास को देख लें, ठीक है, जिससे कि कोई डाउट आवेश को लेके ना रहे। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या होता है हम अच्छे से पता होगा, उम्मीद है क्लास को रिवाइज किया होगा तो आप सभी को उस क्लास की सारी जानकारी होगी। तो अब जरा देखें कि अगर दो आवेश हैं और वो समान प्रकृति के हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। एक टॉपिक है सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, तो हेडिंग डालेंगे सभी सजातीय आवेश। और क्लास के लिए हो सके तो कॉपी और पेन लेकर ही बैठे, जिससे कि साथ साथ नोट भी करते रहें और समझते रहें, ठीक है। सजातीय आवेश क्या होते हैं? अगर एक आवेश रखा है प्लस का और दूसरा भी प्लस का है, या एक माइनस का दूसरा भी माइनस का, यानी समान प्रकृति के आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं। क्या लिख देंगे? समान प्रकृति के आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं। सजातीय आवेश कहलाते हैं, ठीक है। तो समान प्रकृति के आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं। जैसे एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, या फिर माइनस दूसरा भी माइनस। और सजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। लिखेंगे सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट नोट करें। दूसरा पॉइंट आता है विजातीय आवेश क्या होते हैं। विजातीय आवेश क्या होते हैं? विजातीय आवेश, विजातीय आवेश ऐसे आवेश जो विपरीत प्रकृति के हो, जैसे एक प्लस का चार्ज हो दूसरा माइनस का हो, तो ऐसे चार्ज को क्या बोलेंगे? विजातीय आवेश। लिखेंगे विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश विजातीय आवेश कहलाते हैं। विजातीय आवेश कहलाते हैं, यानी एक चार्ज अगर प्लस है और दूसरा माइनस है, या फिर पहला चार्ज अगर माइनस है और दूसरा प्लस है, ऐसे चार्ज को क्या कहेंगे? विजातीय आवेश। जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस, या फिर पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो ऐसे चार्ज को क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। अब विजातीय आवेश में क्या होता है? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच जो फोर्स लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है, यानी वैद्युत बल जो लगता है, वो अट्रैक्शन फोर्स का लगता है, यानी आकर्षण का बल लगता है। तो कह सकते हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। यानी विजातीय आवेश पूछ लिया जाए किस प्रकृति, कौन से आवेश एक दूसरे को, किस प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो क्या कहेंगे? विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर किस तरह का चार्ज होगा, या उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स और भी नोट करें। जैसे अगर हमने कहा कि कोई वस्तु धनावेशित है, कोई वस्तु कैसी है? धनावेशित है। तो धनावेशित होने का मतलब है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया, अर्थात उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो जरा सोचो कि द्रव्यमान पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। अरे अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकाल लिया तो उस निकाले गए इलेक्ट्रॉन का कुछ तो द्रव्यमान है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी तो साथ ही लेके चला जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि धनावेशित वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, धनावेशित वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है
तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी उसका कम होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होगी, कमी। तो हम इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और साथ ही एक पॉइंट यहाँ पर ये भी याद रखें कि द्रव्यमान भी उसका क्या होगा, कम, यानी मास भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। द्रव्यमान में क्या होगी, द्रव्यमान में कमी आएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर वस्तु ऋण आवेशित है तो क्या कहेंगे, वस्तु ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित वस्तु कब होती है, ऋण आवेशित वस्तु होती है अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि का मतलब है कि किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट को क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, और इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी साथ आएगा, तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो निगेटिविटी बढ़ेगी, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित। तो ऋण आवेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो लिख सकते हैं ऋण आवेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। और द्रव्यमान में क्या होगा इसके, द्रव्यमान में भी क्या होगी, द्रव्यमान में भी इसके क्या होगी, वृद्धि। ये पॉइंट, ये जो इस तरह से ये पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, 2024 बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक आवेशित वस्तु के पास किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी जरा नोट करें कि आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु के, या आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को, अनावेशित मतलब ऐसी वस्तु इस पर आवेश नहीं है, ठीक है। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु को क्या करती है, अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है, अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तो ये भी पॉइंट नोट करें। अब एक पॉइंट और होता है कि कोई वस्तु अगर आवेशित है तो उसके आवेशित होने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, क्या होगा। तो इसके लिए जरा सोचो, जो जैसे कोई भी अगर परमाणु होता है तो उस परमाणु में उसके नाभिक में न्यूट्रॉन, कोई भी जैसे परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, ये चीज केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी और इसमें भी आगे होगा, परमाणु का नाभिक से पढ़ेंगे, तो चक्कर लगा रहे होते हैं। तो क्या ये सोचो, क्या किसी नाभिक या किसी परमाणु से प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते हैं, परमाणु को बाहर निकालना संभव नहीं है। तो फिर तो आवेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, आवेशन के लिए जिम्मेदार कौन होगा, केवल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आवेशन के लिए, आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट जरा नोट करें, फिर चलते हैं इसके आगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है, तो यहाँ तक आवेश से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे पूरी तरह से अच्छे से नोट कर दिए हैं, और आप भी इसको सब नोट करें और अच्छे से एक पॉइंट को समझिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, तो उससे पहले आप लोग जरा इसे नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला हमारा टॉपिक इसमें रहेगा आवेश से जस्ट आगे कि वैद्युत बल क्या होता है। तो वैद्युत बल आवेश से ही जुड़ी एक टर्म्स है। वैद्युत बल का मतलब है कि ऐसे कोई दो आवेश तो या तो सजाती है या विजाती है, उनके बीच लगने वाला बल। तो वैद्युत बल एक हेडिंग डालेंगे
वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है, देखें। वैद्युत बल, वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। तो सीधा सा है, वैद्युत बल आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। तो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगता है, इस बल को ही कहते हैं वैद्युत बल। यानी हम कह सकते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। तो लिखेंगे दो आवेशों दो आवेशों के बीच, या मध्य भी लिख सकते हैं, के बीच लगने वाला लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, वैद्युत बल। अब वैद्युत बल, इसके बाद एक और टर्म्स आता है, इससे पहले इसके बाद कूलाम का नियम। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम का नियम। या फिर कूलाम के नियम से पहले एक एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो उससे पहले एक हेडिंग डालें, कूलाम के नियम से पहले इसको कंटिन्यू कर ले, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद कूलाम का नियम जिसके जस्ट इसके बाद करेंगे। तो पहला है डालेंगे आवेशों का या आवेश का क्वांटीकरण, या क्वांटीकरण भी लिखते हैं, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या है, क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण का मतलब है अगर कोई जैसे वस्तु को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ या तो आवेशित किया जाता है या आवेशन में लाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे किस अनुपात में दे सकते हैं, मतलब किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी किसी वस्तु पर उपस्थित उपस्थित आवेश की मात्रा सदैव मूल आवेश के मूल आवेश के मूल आवेश के पूर्ण गुणज के गुणज के रूप में होती है। मतलब कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है वो सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। मूल आवेश कल की क्लास में पढ़ाया था कि मूल आवेश क्या होता है, उस क्लास में जाके देख लें कि मूल आवेश क्या होता है। तो पूर्ण गुणज के रूप में होती है, और आवेश के इसी गुण को आवेश के इसी गुण को आवेश के इसी गुण को आवेश का आवेश का क्वांटीकरण, या फिर कह देते हैं परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता परमाणुकता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा आवेश की
मात्रा कितनी होगी? तो Q बराबर पूर्ण गुणज के रूप में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो इलेक्ट्रॉन या फिर तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, यानी Q बराबर वन इलेक्ट्रॉन या फिर टू इलेक्ट्रॉन या फिर थ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी तरह से। और तो कह सकते हैं इस तरह से क्या, अर्थात किसी वस्तु पे Q बराबर एन ई फॉर्म में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा होती है, Q बराबर एन ई। इस पर कोई न्यूमेरिकल भी बनता है Q बराबर एन ई पे, और जहां पर E क्या है, जहां E की वैल्यू होती है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, और N क्या है, N है वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉन या वस्तु से लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये छोटा सा ये टॉपिक था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है वो मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, और इसका फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, एन ई। तो अब इसके बाद जरा इसका स्क्रीन शॉट लें या फिर इसे नोट करें। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देखिए, वास्तव में कूलाम एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया था कि जो वैद्युत बल है वो किस प्रकार आवेश और उनके बीच की डिस्टेंस पर निर्भर करता है। तो देखें, हेडिंग डालें सबसे पहले, आवेश, सबसे पहले हेडिंग डालो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% बोर्ड एग्जाम में या तो ये कूलाम का नियम ही पूछ लिया जाता है, या फिर इस पर न्यूमेरिकल, मतलब ऐसा पेपर, कोई पेपर बन ही नहीं सकता जिसमें कूलाम से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी डेरिवेशन या कोई भी टॉपिक ना पूछा जाए। कोई ना कोई टॉपिक इससे रिलेटेड जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कूलाम का नियम, जरा समझिए। जैसे फर्स्ट ईयर क्लास में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में अपने लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसमें क्या बताया जाता है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो किस प्रकार उन द्रव्यमानों पर डिपेंड करता है, उनके बीच की डिस्टेंस पर किस तरह से निर्भर करता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है वो उन आवेशों पर किस तरह से निर्भर करता है। तो क्या है ये नियम, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुकिर्मानुपाती तथा तथा उनके बीच, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती,
नुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जरा समझे इस बात को, ये तो स्टेटमेंट है, इसको तो ज्यों का त्यों ही लिखना ही सही है। और क्या है, जैसे अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक चार्ज है सपोज Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास सपोज Q2, और ये एक दूसरे से सपोज स्मॉल r डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट है या फिर चाहे रखे हैं, तो क्या होता है, इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स F, इलेक्ट्रिक फोर्स F, उसमें इस नियम में ये कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F जो होगा, लगने वाला बल F जो होगा वो दोनों आवेश यानी Q1 Q2 के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अगर हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसे इक्वेशन 2 नाम दे दें और इनको अगर मिलाएं तो क्या कहेंगे, और इसमें एक चीज और है, इस बल की जो डायरेक्शन होती है उसको भी यहाँ पर नोट करें कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा, तथा इस बल की दिशा, तथा इस बल की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यहाँ तक ये कंप्लीट पूरा ही लिखे। ठीक है, अब जरा इसके बाद देखें कि आगे इसमें जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो हमने लिखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मिला दें, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 बस समीकरण 2 को मिलाने पर, यानी कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर अगर इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाकर बोलें तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि एफ दोनों ही में ही क्या है, एफ के ही ये दोनों वैल्यू क्या है, अनुक्रमानुपाती, तो यहाँ से देंगे एफ प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू सामने है उसको सामने लिख दो और जो बटे में है वो बटे में लिख दो। और इस प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉल के, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है कूलाम का नियम। और इसमें जो के है ये क्या है, तो लिखेंगे जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान जो है वो माध्यम पर डिपेंड करेगा। अब माध्यम पे कैसे, जैसे कि अगर हमारा माध्यम वायु या निर्वात है, माध्यम अगर वायु या निर्वात है, यानी माध्यम अगर एयर एंड वैक्यूम है तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। और अगर तो पहले लिखें इतना कि निर्वात निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निर्वात वायु के लिए इसकी वैल्यू होती है के की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अतः F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी,
ये इसकी एयर एंड वैक्यूम यानी वायु अथवा निर्वात में इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर कोई अन्य माध्यम हो, मतलब वायु निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो, जैसे जल हो गया या कोई धातु है, ठीक है, कोई धातु की प्लेटों के बीच रहता है, तो लिखेंगे अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में, या अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम में इसकी के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, यानी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक जरा इतना उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, और इतना जरा नोट करें। तो ये था हमारा कूलम्ब का नियम, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतना यहाँ तक जरा नोट करें, फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो देखें इससे आगे आगे क्या है। ये था हमारा कूलम्ब का नियम। अब इसमें कुछ टर्म्स आए, जैसे एप्सिलॉन जीरो है, एप्सिलॉन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्सिलॉन क्या है या एप्सिलॉन जीरो है, ये क्या है, ठीक है। तो अब इनके बारे में हमें और जानना है, और बोर्ड एग्जाम में एप्सिलॉन जीरो से एक नंबर का एक क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसे पहले उसी के नीचे एक चीज और लिखें कि जहां एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, यानी इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बराबर लिखे तो के इंटू एप्सिलॉन जीरो होता है। ये क्या है, ये है निर्वात का, और इसमें क्या है, ये है माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये हो गई माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो है, इसकी आखिर वैल्यू कितनी होती है, इसका मात्रक कितना होता है, इसका विमीय फार्मूला क्या होता है। तो एक हेडिंग लगाएंगे इसमें सबसे पहले कि एप्सिलॉन जीरो, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। सबसे पहले हम इसका मात्रक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मात्रक के लिए क्या करें, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कूलम्ब के नियम से, लिखेंगे कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से हमने अभी भी पढ़ा F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की अगर वैल्यू हम निकालें तो वो आएगी 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का अगर मात्रक लिखें, अतः एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, इसका मात्रक लिखने का मतलब है इसकी जो इसका जो फार्मूला एप्सिलॉन जीरो का आया है, उसमें जो जो भौतिक राशियां उन सबके हमें मात्रक क्या हो, पता होने चाहिए। तो जैसे 1/4 पाई ये तो एक नंबर है, इसका मात्रक नहीं होता, तो यहाँ से आवेश का मात्रक क्या होगा, Q1 का मात्रक कूलम्ब, Q2 का मात्रक वो भी कूलम्ब, F क्या है बल, बल का मात्रक क्या होता है सब जानते हैं न्यूटन, R क्या है डिस्टेंस है, उस पर स्क्वायर लगाया तो मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक बन गया क्या, इसका मात्रक बना कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। नेक्स्ट आता है इसका विमीय सूत्र, तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें लगाएंगे विमीय एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। तो इसके लिए क्योंकि एप्सिलॉन जीरो बराबर अभी भी लिखा, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू होता है 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र के लिए तुम्हें आवेश की विमा पता होनी चाहिए, बल की विमा पता होनी चाहिए, और डिस्टेंस की विमा पता होनी चाहिए। तो बल की विमा होती है ml/10⁻², और कार्य की विमा होती है ml² (10⁻²), आवेश की विमा सब जानते होंगे 80,
तो यहाँ से जरा लिखें एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, लिखेंगे आवेश की विमा क्या होती है, ए टी, ठीक है, और दूसरा दोनों ही आवेश से Q1 Q2 से बस लिख लिए हैं, तो इसकी विमा क्या होगी ए टी, और बटे में क्या चल रहा है 4 पाई कांस्टेंट, इसकी विमा नहीं होगी, तो बल्कि विमा क्या एम एल टी की पावर -2 इंटू आर क्या है दूरी, दूरी की विमा एल स्क्वायर। यहाँ से विमीय सूत्र क्या होगा, इस m को अगर ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1, एल यहाँ 2 पावर यहाँ है 1 इस पे, ये पावर ऊपर जाएगी तो एल की पावर क्या हो जाएगी -3, और टी की पावर 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 पावर ऊपर है और नीचे से 2 पावर ले जाओगे तो ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर हो जाएगी 4, और यहाँ से वो प्लस का और ए स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र होगा वो होगा n की घात -1 l की घात -3 t की पावर +4 और a स्क्वायर। इसको ऐसे याद रख सकते हो, MLTA लिखो और 1342 करके इसको याद रख सकते हैं इजीली, और शुरू में याद रहे -13 फिर 42, 1342, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान। एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो। अब इसके लिए जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹, ठीक है, ये होती है। और यूनिट भी अगर लिखना चाहें तो यूनिट क्या होती है कूलम्ब स्क्वायर, नहीं न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी इसका व्युत्क्रम लेंगे तो यहाँ से 1 ये बटे में आ जाएगा, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू आएगी वो 1/9 × 10⁹ हो जाएगी, और ये यूनिट भी इसकी पलट जाएगी कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू के लिए 4 पाई को हमें बटे में ले जाना पड़ेगा, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 और इंटू 10 की पावर भी 9 है, और यूनिट कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई की वैल्यू लगाएंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 लगा दो इंटू में 9, और 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10⁻⁹, ये कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बटे बटे ऊपर चला जाएगा 7, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 7 को ऊपर ले जाओ 10⁻⁹ हो जाएगा -9, अपॉन में यहाँ से 22 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 22 चौक 88, और 88 की जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा 88 की जब मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो ये बनेगा 782, ठीक है, और यहाँ से ऊपर ये वैल्यू चल रही है 10 माइनस, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आती है, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, सीधा इसका याद रखो इसकी जो वैल्यू आएगी 8 नहीं होगा 9 होगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है एप्सिलॉन जीरो की आंकिक वैल्यू। तो यहाँ से 3 वैल्यू हैं, 3 चीजें हैं, एक तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा इसका विमीय सूत्र, और तीसरा इसका मान। ये 3 चीजें हैं और इन 3 में से कोई एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में आता ही है, तो इन तीनों वैल्यू को, और कभी कभार ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है तो इन्हें प्रूव करना भी आना चाहिए, वरना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक यहाँ से 100% आता ही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, कल मिलते हैं फिर इससे आगे की क्लास में, और आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद। कल फिर जुड़ना ना भूलें नेक्स्ट क्लास में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।